नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जब अपने माँ बाप की बातों में आकर बहू ने अपनी बूढ़ी सास को घर से निकाला तो बेटे ने रचाया ऐसा खेल कि कमाल है ठाकुर साहब, शादी आपके बेटे की है मगर दूल्हे की तरह आप तैयार हो रहे हो। अपने पति को आईने के सामने तैयार होते हुए देखकर विमला जी उन्हें छेड़ते हुए कहने लगी तो ठाकुर साहब बोले, तो क्या हुआ भाग्यवान, वैसे भी मुझे देखकर तो सभी मुझे रोहित का बड़ा भाई ही समझते हैं और आज आप भी किसी अच्छे से ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर आना। आज हमारे बेटे की जिंदगी का सबसे खास दिन है। ऐसा कहते हुए ठाकुर साहब मुस्कुराने लगे। अपने परिवार के उन खुशी भरे पलों को याद करते करते विमला जी की आंखों में आंसू भर आ गए और वो अपने यादों के भंवर से बाहर निकल आई। कितने जिंदा दिल इंसान थे ठाकुर साहब। उस समय मेरा ये घर कितना खुशहाल हुआ करता था। आज पूरे 2 वर्ष हो गए बेटे की शादी को। एक वो दिन था और एक आज का दिन है जब मैं इस घर में अकेली रह गई हूँ। अब तो ये सुनसान घर मुझे काटने को दौड़ता है। विमला जी का बेटा रोहित एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करता था और अपने साथ काम करने वाली माया को पसंद करता था और खुले विचारों वाले माँ बाप ने बिना विरोध की बेटे के प्यार को बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। इकलौता बेटा जो था उनका, और उसकी खुशी से ज्यादा वे दोनों और क्या चाहते। विमला जी जिनकी कोई बेटी नहीं थी, अपनी बहू को ही बेटी की तरह प्यार देने को आतुर थी, लेकिन वही उनकी बहू के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वो तो केवल अपने पति के साथ अकेले रहना चाहती थी, उसके माँ बाप के साथ नहीं, और इसी शर्त पर शादी करने को तैयार हुई थी कि शादी के बाद घर का कोई काम नहीं करूंगी और अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीऊंगी। इधर रोहित ने भी उससे वादा किया था कि शादी के बाद सब उसकी मर्जी के अनुसार होगा। धूमधाम से उन्होंने अपने बेटे का विवाह किया। विमला जी की हमेशा यही कोशिश रहती कि उनकी बहू माया को कभी कोई तकलीफ न हो और माया भी कभी घर के काम में हाथ बटाने की कोशिश नहीं करती थी। 2 महीने का समय बीत गया। एक दिन ठाकुर साहब रसोई में आए और अपनी पत्नी विमला को काम करते देखा तो बोले, ये क्या विमला, आज भी तुम ही सारा काम करने में लगी हो? रात को तुम्हारे घुटनों में दर्द हो रहा था ना, बहू कहाँ है? ऐसा कहते हुए उन्होंने अपनी बेटी को आवाज लगाई। रोहित बाहर आया तो ठाकुर साहब गंभीरता से बोले, बेटा 11 बज चुके हैं और तुम लोग कब तक सो रहे हो? आज रविवार है तो क्या बहू का फर्ज नहीं बनता कि रसोई के कामों में तुम्हारी माँ की मदद करे? कम से कम एक दिन तो उसे भी आराम मिलना चाहिए ना। माफ करना पिताजी, दरअसल पूरा हफ्ता काम करते करते हम लोग थक जाते हैं, इसलिए आंख नहीं खुलती, रोहित ने कहा। ठीक है, लेकिन अब से रविवार को तुम्हारी माँ घर का कोई काम नहीं करेगी। बहू को बोलो कि वो घर का काम करे। ये सारी बातें उनकी बहू माया अपने कमरे के दरवाजे में खड़ी खड़ी सुन रही थी। जैसे ही रोहित अंदर आया तो माया उस पर बरस पड़ी। मैंने शादी से पहले ही तुम्हें स्पष्ट रूप से बता दिया था कि मैं अपनी मर्जी से जीऊंगी, तो फिर तुम उनकी बात सुनकर चुपचाप कैसे आ गई? शादी होते ही अपने सारे वादे भूल गए? नहीं माया, ऐसी बात नहीं है। आज पिताजी बहुत गुस्से में थे, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल पाया, रोहित ने माया से कहा। अच्छा, और जो तुम्हारे पिताजी ने मेरी बेइज्जती की है उसका क्या? अब मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रहूंगी, कहते हुए माया ने रोते रोते अपना बैग पैक करना शुरू कर दिया। फिर रोहित बोला, माया ये कैसी बातें कर रही हो? तुम जानती हो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, लेकिन अब मेरा इस घर में दम घुट रहा है। ऐसा कहते हुए माया ने अलग घर की मांग की तो रोहित ने इस बात को स्वीकार कर लिया। माया के मोह पाश में रोहित इस कदर फंस चुका था कि उसकी खातिर अपने जन्मदाताओं को भी छोड़ने के लिए तैयार हो गया। कुछ ही दिनों में उन दोनों ने नया घर ले लिया और अपने माता पिता से कह दिया कि अब वह लोग इस घर में नहीं रहेंगे। ये सुनकर उन दोनों को जैसे कोई झटका सा लगा। विमला जी बहुत रोई गिड़गिड़ाई कि आगे से बहू को कोई तकलीफ नहीं होने देंगी।
लेकिन माया ने साफ कह दिया कि हमारी खुशी अलग रहने में है और हम लोग अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहते हैं। बेटे के घर से जाने के बाद विमला जी बिल्कुल गुमसुम सी हो गई थी, लेकिन पति का साथ था तो जैसे तैसे उन्होंने स्वयं को संभाल लिया था। लेकिन कुछ समय बाद ठाकुर साहब को एक दिन दिल का दौरा आया और वह ये दुनिया छोड़कर चले गए। अब तो विमला जी की दुनिया ही उजड़ गई थी। बेटा और बहू केवल रस्म रिवाज पूरे करने के लिए आए और उसके बाद अपने घर वापस चलते बने। पिता के जाने के बाद रोहित वापस अपनी माँ के साथ रहना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी माया इस बात के लिए राजी नहीं हुई। विमला जी को भी यही लगा था कि अब उनका बेटा उन्हें अपने साथ रखेगा, लेकिन वह केवल इतना ही कहकर चला गया कि मैं हर महीने आपके पास पैसे भेज दूंगा, किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। अपनी पत्नी के कहने पर रोहित तो अपने माँ बाप से अलग हो गया था, लेकिन माया के माता पिता अपनी बेटी दामाद के साथ ही उनके घर में रहते थे। उनके पोते का जन्म हुआ तो रोहित ने अपनी माँ को फोन करके ये खुशखबरी जरूर दी थी, जिसे सुनकर विमला जी खुद को रोक ना पाई और तुरंत ही अपने पोते से मिलने अस्पताल चली गई। जाकर देखा तो वह माया की माँ कमला जी पहले से ही बालक को गोद में लिए बैठी थी। उनकी मौजूदगी ने विमला जी को थोड़ा असहज अवश्य किया था, परंतु वे ये सोचकर खुश थी कि कम से कम उनके बेटे ने उन्हें याद तो किया। माँ, आप आ गई? रोहित ने पैर छूते हुए कहा तो विमला जी चेहरे पर खुशी लिए बोली, मैं अपने पोते को देखने क्यों ना आती? आखिर मेरे बेटे का अंश है और कहते हैं कि मोल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। इसका तो मैं खूब ख्याल रखूंगी। ऐसा कहते हुए विमला जी ने अपने पोते को गोद में लेने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया तो कमला जी बोली, अरे अभी तो ये सो गया, मैं इसे झूले में लिटा देती हूँ, जब उठेगा तब आप उसे गोद में ले लीजिएगा। इतना सुनते ही विमला जी के चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई, लेकिन काफी देर तक वो झूले में सोते हुए बालक को यूं ही निहारती रही। सोते हुए वो बहुत प्यारा लग रहा था। ज्यादा मत निहारे संदन जी, नजर लग जाएगी, कमला जी ने कहा तो रोहित बोला, चलिए बा, आपको घर छोड़ देता हूँ। नहीं बेटा, मैं भी घर नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहकर अपने पोते का ख्याल रखूंगी। तभी माया बोली, मेरे बच्चे का ख्याल रखने के लिए मेरी माँ यहाँ मौजूद है, इसलिए यहाँ बेकार भीड़ लगाकर कोई फायदा नहीं है। इतना सुनते ही विमला जी की आंखों से आंसू बह निकले और वो तेजी से अस्पताल से बाहर निकल आई। घर पहुंचकर वो काफी देर रोती रही, लेकिन रह रहकर उन्हें अपने पोते से मिलने का बहुत दिल करता था, इसलिए अपने बेटी की ही पुरानी एल्बम उठाकर बैठ जाती थी और नन्हे रोहित को देखकर सोचने लगती कि मेरा पोता भी ऐसा ही दिखता होगा। अब तो उनका पोता भी 1 वर्ष का हो चुका था। पिता की मृत्यु के बाद रोहित कभी कभी अपनी माँ से मिलने आ जाया करता था, लेकिन अपने बेटे के जन्म के बाद उसने आना ही छोड़ दिया था। एक बार तो विमला जी का मन हुआ कि बेटी रोहित को फोन करे और उससे मिलने आने को कहे, लेकिन दूसरे ही पल उन्हें अपनी बहू की तीखी बातें याद आ गई। कुछ समय पहले जब उन्होंने अपने बेटे को फोन लगाया था तो उनकी बहू ने फोन उठाया था। फोन उठाते ही बोली, माँ जी, आप हमें बार बार फोन करके डिस्टर्ब क्यों करती हैं? हर महीने के खर्च के लिए आपको रोहित पैसे भेज देते हैं ना, फिर भी आप उन्हें फोन करके परेशान करती रहती है। इतना कहकर उसने फोन काट दिया था। उसके बाद कभी अपने बेटे को फोन करने की विमला जी की हिम्मत नहीं हुई। गुड मॉर्निंग आंटी, कैसी हैं आप? विमला जी की किराएदार दिशा अपने 1 साल के बेटे को लेकर अंदर आते हुए बोली। दरअसल पति की मृत्यु के बाद विमला जी ने अपने घर की पहली मंजिल को किराए पर दे दिया था और दिशा भी विमला जी के साथ काफी घुल मिल गई थी। दिशा उनकी उदासी का कारण भली भांति जानती थी, इसलिए सुबह का काम निपटाने के बाद थोड़ी देर के लिए उनसे मिलने जरूर आती थी। अंदर आते ही दिशा का बेटा विमला जी के पास दौड़ा चला आया। तभी विमला जी अपनी आंखों से आंसू पोंछने लगी और बच्चे को पुचकारने लगी। ये क्या आंटी, आप फिर से उदास हो गई?
ऐसा तो नहीं चलेगा। माना कि रिश्ते हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम पुरानी बातों को याद करके जीना ही छोड़ दें। मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन खाली बैठे बैठे दिमाग कुछ ज़्यादा ही सोचने लगता है। आंटी, मेरी मानो तो आप अपने आप को व्यस्त रखना शुरू करो और वो काम करो जो आपको अच्छा लगता हो। दिशा की ये बात सुनते ही विमला जी को सोच में पड़ गई। तभी दिशा बोली, आंटी एक बात तो बताइए, क्या यहाँ आसपास कोई डे केयर है जो हमारे सोनू को अपनी नौकरी के दौरान उसके पास छोड़ सकूं? दरअसल मैं सोच रही थी कि फिर से नौकरी ज्वाइन करूं, लेकिन सोनू को छोड़कर तो नहीं जा सकती ना। इस पर विमला जी बोली, अरे तो इसमें टेंशन किस बात की है? तुम सोनू को मेरे पास छोड़ देना, मेरा भी दिल लगा रहेगा। वैसे भी मुझे छोटे बच्चों का साथ बहुत सुहाता है। ऐसा कहते हुए उन्हें अपने पोते की याद आ गई और आंखों में फिर से नमी तैरने लगी। फिर दिशा बोली, आंटी अगर ऐसी ही बात है तो आप घर पर ही डे केयर क्यों नहीं खोल लेती? आपका दिल भी लगा रहेगा और फिजूल की बातें दिमाग में भी नहीं आएंगी। दिशा की बात सुनते ही विमला जी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी आ गई और बोली, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन लेकिन क्या आंटी? दिशा ने पूछा। तो विमला जी बोली, लेकिन बेटा इस उम्र में कोई काम शुरू करना आसान तो नहीं होगा। अरे आंटी, उम्र एक संख्या से ज्यादा कुछ भी नहीं है, बस जीने का जज्बा होना चाहिए। स्वयं को बूढ़ा समझना छोड़ दीजिए, अभी बहुत जिंदगी बाकी है। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि नया साल शुरू होने जा रहा है और नए साल के साथ आप अपनी जिंदगी में भी कुछ नया पल लाइए। दिशा की बातों से विमला जी के दिल में एक नई ऊर्जा का संचार होने लगा था। फिर दिशा बोली, अच्छा आंटी, नए साल से याद आया कि क्यों ना कल शाम को हम न्यू ईयर पार्टी मनाए। देखिए ना आंटी, मेरे पति देव तो अब भी अपने काम से बाहर गए हुए हैं, लेकिन हम तो न्यू ईयर सेलिब्रेट कर ही सकते हैं ना। शाम को डिनर बाहर से मंगवाएंगे और टीवी पर ही बढ़िया सी फिल्म देखते हुए नए साल का स्वागत करेंगे। दिशा ने इतने अपनेपन से कहा तो विमला जी मना ना कर सकी। उधर रोहित के एक गहरे मित्र अजय ने भी, जो उसके साथ ऑफिस में ही काम करता था, नए साल के उपलक्ष्य में अपने घर पर एक छोटी सी डिनर पार्टी रखी थी। रोहित और माया को भी वहां बुलाया था। अपने बेटे को नानी के पास छोड़कर वे दोनों पार्टी में चले गए। लेकिन अजय के घर जाने के बाद जो कुछ भी रोहित ने देखा तो उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा। रह रहकर उसे अपने माता पिता का चेहरा उसके सामने आ रहा था। उसके दिमाग में बहुत से विचार एक साथ चल रहे थे। उसकी सारी रात जागते हुए ही बीती। अगले दिन सुबह जब माया जागी तो रोहित ने कहा, माया अब तो सोनू 1 साल का होने को आया है और मुझे लगता है कि तुम्हें भी नौकरी शुरू करनी चाहिए। तुम ही देखो, यहाँ कमाने वाला केवल मैं अकेला हूँ और खाने वाले इतने लोग हैं। आखिर ऐसी स्थिति में घर का गुजारा कैसे होगा? तभी माया बोली, रोहित अगर खर्च ज्यादा हो रहा है तो अपनी माँ को पैसे भेजना बंद कर दो। वैसे भी हर महीने तुम इतने पैसे भेजते हो, सब खर्च थोड़ी ना हो जाते होंगे। 1-2 महीने नहीं भेजोगे तो भी उनका गुजारा आराम से हो सकता है। वाह, ये बात तो तुमने खूब कही। यहाँ रहते हुए मैं तुम्हारे खर्च भी उठाऊं और तुम्हारे माँ बाप को भी पालूं और अपनी माँ को जो थोड़े बहुत पैसे भेजता हूँ वो पैसे भी भेजना बंद कर दूं। इतनी बात सुनते ही माया की बोही तन गई और बोली, तुम क्या कहना चाहते हो रोहित? क्या मेरे मम्मी पापा तुम्हें बोझ लगते हैं? मैंने ऐसा नहीं कहा माया, लेकिन इतना तो उन्हें भी सोचना चाहिए कि वे लोग अपनी बेटी के घर में कब तक रहेंगे। आखिर हमारी भी अपनी कोई जिंदगी है। रोहित की बातें उसके सास ससुर के कानों में भी पड़ रही थी। अपने माँ बाप के बारे में इतना सुनते ही माया को गुस्सा आया और बोली, रोहित अगर तुम कहते हो तो मैं नौकरी करना शुरू कर देती हूँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। आखिर उनका मेरे अलावा है ही कौन? सुबह सुबह लंबी चौड़ी बहस के बाद रोहित बिना खाना खाए ही तैयार होकर ऑफिस चला गया। ऑफिस के काम में भी रोहित का मन नहीं लग रहा था। लंच टाइम हुआ
तो सब लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे, लेकिन रोहित अब भी अलग थलग और गुमसुम बैठा हुआ था। उसकी ये हालत देखकर अजय उसके पास आया और बोला, अरे रोहित, आज खाना नहीं लाया क्या? तभी रोहित बोला, अजय, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। अजय उसके पास बैठा तो रोहित ने कहा, कल जब मैं तेरे घर आया था तो मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि तुम लोग अपने माता पिता का कितना ख्याल रखते हो। तुम्हारे मन में अपने माँ बाप के लिए कितनी इज्जत है, और वहीं इतने मेहमान आने के बावजूद भी भाभी उनके खाने पीने से लेकर उनकी दवाइयों तक का पूरा ध्यान रख रही थी। जहाँ बाकी सब लोग अपने माँ बाप को भूलकर न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए बाहर जाते हैं, वहीं तुम लोग अपने घर में अपने माता पिता, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे। सच कहूँ तो जब से तुम्हारे घर से लौटा हूँ मुझे खुद पर शर्म आ रही है। अपनी पत्नी की अलग रहने की जिद के कारण मैं तो अपने माँ बाप को ही छोड़ बैठा। वहाँ पिता की मृत्यु के बाद मेरी माँ अकेली रह रही है, और यहाँ मेरे सास ससुर अपने बेटे को छोड़कर हम लोगों के घर में बैठे हुए हैं। रोहित की बात पर अजय हैरान हो गया और बोला, तुम्हें भाभी को समझाना चाहिए था ना। रोहित बोला, मैंने बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसके सिर पर अलग होने का भूत सवार था। वो किसी हालत में मानने को तैयार ही नहीं थी। ये बात तो मुझे बाद में पता चली कि ये सब किया धरा उसके माँ बाप का है। उन्होंने माया के मन में मेरे माता पिता के खिलाफ पहले ही जहर भर दिया था, ताकि उनकी बेटी अपने सास ससुर से अलग होकर अपने माँ बाप को साथ रख सके। अपने बेटी बहू के साथ उनकी बिल्कुल नहीं बनती, इसलिए हमारे सिर पर आकर बैठे हैं, और अगर मैं कुछ कहता हूँ तो माया झगड़ा खड़ा कर देती है। लेकिन रोहित, क्या तेरा अपनी माँ के साथ रहने को दिल नहीं करता? हाँ यार, बहुत दिल करता है, पर फिर सोचता हूँ कि अगर माँ को अपने घर ले आया तो वह लोग उन्हें नौकरानी बनाकर रख देंगे। जानता है, मेरे बेटे के जन्म पर मेरी माँ को बहुत खुशी हुई थी, लेकिन अस्पताल में मेरी पत्नी और सास ने उनके साथ बुरा व्यवहार किया, इसलिए मैंने माँ को वहाँ से जाने को कह दिया। उस दिन के बाद से तो मुझे अपनी माँ से नजरें मिलाने में भी शर्म आती है। क्या कुछ नहीं किया मैंने अपनी पत्नी के लिए, लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा कि मेरी खुशी किस में है। नहीं रोहित, गलती तेरी है। कब तक तू अपनी पत्नी के इशारों पर चलेगा और सही वक्त का इंतजार करेगा? हालात ठीक होने का इंतजार करने के बजाय हालात को बदलने की ताकत रख, फिर सब कुछ तेरे हाथ में है। मेरी बात मान और अभी के अभी आंटी के पास जा। मैं यकीन से कहता हूँ कि अपने बेटे की एक झलक पाने को तरसती तेरी माँ तुझे देखते ही सब कुछ भुलाकर अपने गले से लगा लेगी। दोस्त की बात रोहित को सही लगी। वो उसी समय ऑफिस से छुट्टी लेकर अपनी माँ से मिलने चला गया, लेकिन जैसे ही घर के बाहर पहुंचा तो उसे मन ही मन आत्मग्लानि होने लगी कि केवल उसके कारण ही आज सब कुछ तबाह हो गया है। भरी आंखें लिए उसने अपने घर के अंदर प्रवेश किया। सामने देखा तो उसकी माँ दो छोटे छोटे बच्चों को पास बैठाए हुए थी और उनके साथ प्यार भरी बातें कर रही थी। ये दृश्य देखकर रोहित के दिमाग में अपने बचपन की तस्वीर घूमने लगी। इतने ही प्यार से तो उसकी माँ उसके साथ बातें किया करती थी। रोहित बेटे को देखते ही विमला जी अचानक रुक गई और बोली, तो यहाँ रोहित? रोहित ने आगे बढ़कर माँ के पैर छुए तो विमला जी ने उसे गले से लगा लिया। दोनों ओर से आशुधारा बहने लगी। फिर कुछ देर रुककर विमला जी बोली, आज इतने दिनों बाद अपनी माँ की याद आई? तभी रोहित ने रोते हुए अपनी माँ की गोद में सिर रख लिया और बोला, माँ, मेरे एक गलत फैसले ने हम सबकी खुशियों पर ग्रहण लगा दिया, और अब लगता है कि जैसे मेरे इर्द गिर्द कोई जाल सा बुन गया हो, जहाँ से निकल पाने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। बेटा, ये जाल तूने खुद बुना है। हमारा एक गलत फैसला पूरी जिंदगी की खुशियों पर भारी पड़ सकता है। लेकिन अब मैं क्या करूँ माँ? रोहित ने कहा, बेटा, ऐसा कोई भी फैसला मत लेना जिससे तुम दोनों पति पत्नी का रिश्ता खराब हो। बस धीरे धीरे अपनी पत्नी को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास करवाओ। मुझे अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा है। मैं जानती थी कि एक दिन मेरा प्यार तुम्हें जरूर खींच लाएगा।
और अब उसी प्यार और समझदारी से तुम्हें अपनी पत्नी को संभालना है। लेकिन कोई भी ऐसा काम मत करना जिसे तुम दोनों के रिश्ते में दरार आए, कमला जी ने अपने बेटे को समझाते हुए कहा। आप ठीक कह रही हैं माँ, सच में आपका दिल कितना बड़ा है। सबके लिए आपके दिल में केवल प्यार ही प्यार भरा है। आज आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा मन भी हल्का हो गया है। लेकिन माँ, ये बच्चे कौन हैं? रोहित ने पूछा। बेटा, तुम्हारे जाने के बाद अकेलापन मुझे काटने को दौड़ता था, इसलिए मैंने घर पर ही डे केयर खोल लिया है। कल से ही शुरुआत की है। अभी केवल 2 ही बच्चे आते हैं, लेकिन सच कहूँ तो इन भोले भाले बच्चों के साथ अब दिन कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। मुस्कुराते हुए विमला जी बोली। ये बात सुनकर रोहित को बहुत खुशी हुई और बोला, तो फिर घर के बाहर लगवाने के लिए मैं एक अच्छा सा बोर्ड बनवा देता हूँ और इन बच्चों का दिल बहलाने के लिए अच्छे अच्छे खिलौने भी मंगवा देता हूँ। बेटे का उत्साह देखकर विमला जी मुस्कुरा उठी। शाम तक रोहित ने सारा इंतजाम करवा दिया और रात को अपने घर लौट आया। आज बहुत दिनों बाद विमला जी के चेहरे की रौनक वापस लौट आई थी। जब रोहित अपने घर लौटा तो माया कुछ नाराज सी बैठी थी और उनका बेटा सोनू पास में ही खेल रहा था। किसी से कोई बात ना करते हुए रोहित अपने बेटे को उठाकर उसके साथ खेलने लगा। तभी माया गुस्से से बोली, तुम्हारे कहने पर मैंने बॉस को फोन कर दिया है कि मैं सोमवार से ऑफिस जाऊंगी। लेकिन रोहित, तुम्हें मेरी मम्मी पापा के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। सॉरी माया, खर्च बढ़ जाने के कारण बजट गड़बड़ रहा था, जिसके कारण मैं बहुत परेशान था और कुछ भी अनाप शनाप बोल गया। अच्छा, मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे लिए एक कप चाय तो बना देना। माया रसोई घर में गई तो तभी उसके मम्मी पापा भी वहीं सोफे पर आकर बैठ गए। बेटा रोहित, अगर हमारे बेटा बहू अच्छी होती तो हम तुम्हारे घर में आकर कभी न रहते। हमें बहू अच्छी नहीं मिली, इस कारण बेटी के भरोसे यहाँ आ गए। तभी रोहित व्यंग्य भरे स्वर में बोला, मम्मी जी, आप तो फिर भी भाग्यशाली हैं। बेटा नहीं तो कम से कम बेटी तो है आपका ख्याल रखने के लिए। मेरी माँ का सोचिए, जिनका इकलौता बेटा केवल उनकी बहू की जिद के कारण अलग हो गया। काश मेरी भी कोई बहन होती जो मेरी माँ का ऐसी समय पर ख्याल रख रही होती। माया, मेरी चाय कमरे में ही दे देना और मेरे लिए खाना मत लाना, मुझे भूख नहीं है। ऐसा कहकर रोहित अपने कमरे में चला गया। रोहित की ये बातें सुनकर माया के माँ बाप हैरान रह गए। अगले दिन सुबह रोहित के ऑफिस जाने के बाद माया की माँ बाप ने उसे साफ साफ कह दिया कि वह लोग अब यहाँ और ज़्यादा नहीं रुकेंगे और आज ही अपने घर चले जाएंगे। उनकी ये बात सुनकर माया बोली, नहीं माँ, वैसा हरगिज नहीं होने दूंगी। वैसे भी भैया तो भाभी के अलावा किसी और की सुनते ही कहाँ है, और वहाँ जाकर आपको भाभी की बातें सुननी पड़ेंगी। ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। तभी माया के पिता बोले, अरे नहीं बेटा, तेरे भैया भाभी इतने भी बुरे नहीं हैं जितना तेरी माँ बताती है। तेरी माँ के सामने बोलने की तेरी भाभी की हिम्मत ही कहाँ है। छोटे मोटे विवाद किस घर में नहीं होते। अब हमारा अपने घर जाना ही ठीक रहेगा। लेकिन माँ, अब मैं नौकरी शुरू करने जा रही हूँ, तो अब हमारे बच्चे को कौन संभालेगा? माया ने कहा तो उसकी माँ बोली, बेटा, ये तुम लोगों की सिर दर्दी है, लेकिन अब हम अपना मन बना चुके हैं, इसलिए हमें जाने दो। अब अगले सोमवार से माया ने ऑफिस जाना शुरू कर दिया तो अपने बेटे को अपनी माँ के घर पर छोड़ दिया। उसकी माँ का घर उसके घर से काफ़ी दूर पड़ता था, इसलिए रोज रोज बेटे को लाना और ले जाना संभव नहीं था। अपने बेटे के बिना माया ने बड़ी मुश्किल से 5 दिन निकाले और शुक्रवार शाम को बोली, सुनो, सोनू के बिना तो हमारा घर सूना ही सा हो गया है। मेरी 2 दिन की छुट्टी है, तो चलकर उसे अपने घर ले आते हैं। तभी रोहित मुस्कुराता हुआ बड़ी सहजता से बोला, अरे वैसे भी बड़े होकर तो उसे अपनी अलग जिंदगी ही बितानी है, तो फिर अपने दिल को अभी से मजबूत कर लो, नहीं तो मेरी माँ की तरह ही रोना पड़ेगा। रोहित की इस बात ने माया के दिल को अंदर तक झकझोर दिया और वो एक गहन सोच विचार में डूब गई। शाम को ही जाकर वे दोनों
अपने बेटे को अपने घर वापस ले आए और 2 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। अगले दिन सोमवार था और माया वापस अपने बेटे से अलग होना नहीं चाहती थी, इसलिए कुछ सोच विचार में पड़ी थी। फिर रोहित से बोली, सुनिए, क्या आपकी माँ जी सोनू को संभालेंगी? ये सुनकर रोहित ने हैरानी से माया की ओर देखा और बोला, अरे तुमने भी क्या कहा? अगर हम सोनू को उसकी दादी के पास छोड़ दें तो माँ जी को कोई परेशानी तो नहीं होगी? तभी रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, वो परेशान क्यों होंगी भला? उन्होंने तो घर में बच्चों के लिए डे केयर खोला है। अच्छा, उनका घर तो पास में है। हम रोज शाम को अपने बेटे को वापस लिया करेंगे, फिर हमें ज्यादा दिन उससे दूर नहीं रहना पड़ेगा। माया के कहने पर रोहित ने अपनी माँ को फोन किया तो विमला जी खुशी से झूम उठी और बोली, ये भी कोई पूछने की बात है? इस बात से मुझे बेहद खुशी होगी। उस रात माया और रोहित दोनों को सुकून भरी नींद आई और विमला जी तो खुशी के मारे सो ही नहीं पा रही थी। अगले दिन गाड़ी का हॉर्न बजा तो विमला जी दौड़ती हुई गेट पर आई। लीजिए माँ, संभालिए अपने पोते को, सोनू को सौंपते हुए रोहित बोला और अपने ऑफिस चला गया। उधर माया ने भी राहत की सांस ली। कुछ ही दिनों में सोनू अपनी दादी से घुल मिल गया और अब तो अपनी माँ के पास रहते हुए भी दादी के पास जाने की जिद करने लगता। माया ये देखकर हैरान थी कि दादी के पास रहते हुए वो अच्छी अच्छी बातें सीखने लगा था, जैसे प्रणाम करना, बड़ों के पांव छूना, खाने से पहले प्रार्थना करना आदि। फिर एक दिन रोहित ने बताया कि उसे अपने ऑफिस की तरफ से कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर जाना है। अब माया के सामने ये समस्या खड़ी हो गई कि वो सोनू को दादी के पास कैसे छोड़ेगी, क्योंकि वो ड्राइविंग भी नहीं जानती थी और इतने दिनों की छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल थी। अगर मैं कुछ दिनों के लिए अपने मम्मी पापा को बुला लूं, तो माया ने कहा। तो रोहित बोला, अरे मैं तो कहता हूँ कि तुम 1 हफ्ते के लिए माँ के पास ही चली जाओ या अपनी सासू माँ के पास चली जाओ। माया सोचने लगी और फिर बोली, ठीक है, जैसा तुम कहो, मैं अपना सामान पैक कर लेती हूँ। हम आज शाम को ही वहाँ चलते हैं, आप सुबह वहीं से निकल जाना। माया की इस बात पर रोहित ने उसे गले लगा लिया और शाम को वे लोग विमला जी के घर पहुँच गए। अचानक उन्हें वहाँ देखकर विमला जी को हैरानी भी हुई और खुशी भी। तभी रोहित ने सारी बात स्पष्ट की तो माया बोली, मैं यहाँ रह सकती हूँ ना माँ जी? तो विमला जी ने कहा, अरे इसमें भी कोई पूछने वाली बात है? ये घर आज भी तुम्हारा है। इतना कुछ होने के बाद भी अपनी सासू माँ के मन में अपने लिए इतना प्यार देखकर माया बहुत प्रभावित हुई। विमला जी ने बड़े प्यार से सबके लिए खाना बनाया। आज बहुत दिनों बाद पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहा था और विमला जी के चेहरे पर अलग ही खुशी थी। 2-3 दिन बाद वहां रहकर माया सोचने लगी कि जैसा मेरी माँ ने कहा था, सासू माँ तो उससे बिल्कुल ही अलग है। उसे याद आने लगा कि उसकी माँ ने उसे शादी से पहले ही सीख दी थी कि जल्दी से दामाद जी को अपनी मुट्ठी में करके अलग हो जाना। तेरी सास बहुत चालाक है, तुम लोग को चैन से रहने नहीं देगी और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी किसी की नौकरी करे। आज उसे समझ में आ रहा था कि वो कितनी गलत थी। अब वह भी अपनी सासू माँ के काम में हाथ बटाने लगी थी। 5 दिनों में रोहित लौट आया तो माया उसके साथ अपने घर वापस चली गई। कहीं ना कहीं माया भी विमला जी के साथ बिताए पलों को याद कर रही थी। एक दिन रविवार को माया के पास उसकी माँ कमला का फोन आया, बेटा आज रविवार है और तुमसे मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं। आज हमारे घर आ जाओ और सारा दिन यही बिताना। माया ने कहा, नहीं मम्मी, आज हम लोग नहीं आ पाएंगे। कमला जी ने पूछा, क्यों, ऐसा क्या हो गया? माया ने कहा, बस आज हमारा कुछ और प्लान। आज का दिन मैं अपनी सासू माँ के साथ बिताना चाहती हूँ। माया ने बोला तो कमला जी से ये सुनकर दंग रह गई और इधर दाढ़ी बनाते हुए रोहित भी अचानक चौंक गया, जिस कारण वो अपनी गाल पर कट लगा बैठा। इससे पहले कि कमला जी कुछ बोलती, माया ने फोन रख दिया। उधर रोहित लगातार माया की ओर देखता जा रहा था। फिर बोला, आज तुमने अपनी माँ के घर जाने से मना कर दिया?
हाँ रोहित, तुम नहीं जानते कि आज का दिन कितना खास है। अच्छा, आप जल्दी से नहा कर आओ, मैं बाकी की तैयारी करती हूँ। थोड़ी देर में हम माँ जी के पास चलेंगे। ऐसा कहते हुए माया किचन में चली गई। थोड़ी देर में ही वो सब विमला जी के घर पहुंच गई। जैसे ही विमला जी ने दरवाज़ा खोला तो माया बोली, जन्मदिन मुबारक हो माँ जी। इतना सुनने की देर थी कि विमला जी की आंखों से तो खुशी के आंसुओं का झरना फूट पड़ा और उधर रोहित हक्का बक्का खड़ा था, क्योंकि उसे तो याद भी नहीं था कि आज उसकी माँ का जन्मदिन है। आज माया अपने हाथों से केक बनाकर लाई थी। सबने मिलकर बड़ी खुशी से विमला जी का जन्मदिन मनाया। तो माया बोली, माँ जी, जन्मदिन तो आपका है, लेकिन मैं आपको कुछ देने की बजाय आपसे मांगना चाहती हूँ। माँ जी, क्या आप मुझे मेरी गलती के लिए माफ़ी दे सकती हैं? मैंने आपको बहुत दुख दिए हैं। ऐसा कहते हुए माया उनके पैरों में गिर गई तो विमला जी ने उसे उठाकर सीने से लगाया और बोली, बेटा, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। तुम लोग मेरे पास आए, बस यही काफ़ी है। नहीं माँ, इतना काफ़ी नहीं है। हम लोग अब आपके साथ ही रहना चाहते हैं। माया रोते हुए बोली तो विमला जी और रोहित को तो जैसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई। आज इतने समय के बाद विमला जी के घर से हंसी ठहाकों की आवाज़ें आ रही थी। उनका घर वापस खुशियों से भर चुका था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलता है अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।